हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर सीरीज का नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर है वो वैलेंस बॉन्ड थियरी। ठीक है, लेक्चर नंबर 9 वैलेंस बॉन्ड थियरी के बारे में बात करनी है। ठीक है, तो सभी लोग जल्दी से लाइव हो जाओ, स्टार्ट करते हैं विदाउट डिले। ऑलरेडी हम लोग 5 मिनट डिले हो चुके हैं। तो क्या पढ़ना है? वैलेंस बॉन्ड थियरी। आज का जो हमारा ये लेक्चर है वो किस पे बेस्ड है? जो बॉन्डिंग नेचर होते हैं ना, कॉम्प्लेक्सेस में जो बॉन्डिंग होते हैं उसका ये आपका दूसरा टाइप है। पहला आप लोगों ने पढ़ लिया, पहला टाइप जो था एंड दैट वाज वर्नर्स थियरी, और जो दूसरा थियरी था वो है वैलेंस बॉन्ड थियरी। अब उसी के बारे में चलो हम लोग बात करेंगे। ये दूसरी वाली थियरी है जिसके बारे में हम लोग को डिटेल में डिस्कशन करना है। ठीक है, तो सभी लोग ज्वाइन कर लो। गुड इवनिंग एवरीबॉडी। तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, वैलेंस बॉन्ड थियरी में बेसिकली है क्या? ये कॉन्सेप्ट है हाइब्रिडाइजेशन का। इसमें हम लोग जो भी बातें करेंगे ये बेस्ड होगा हाइब्रिडाइजेशन पे बेस्ड होगा। ज्योमेट्री यहाँ से मॉलिक्यूल की पता चल जाएगी, और इस थियरी से इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस के बारे में इंफॉर्मेशन मिलेगा। इसके अलावा आप देखोगे मैग्नेटिज्म, स्पिन ओनली मैग्नेटिज्म जो है कॉम्प्लेक्सेस के, वो वीवीटी से एक्सप्लेन हो जाती है। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी उसको एक्सप्लेन कर देगा। तो कई इंपॉर्टेंट फीचर है जो वन बाय वन हम लोग यहाँ से डिस्कस करेंगे। तो चलो देखो ये थ्योरी क्यों इंपॉर्टेंट है। हमें जो पढ़ना है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पढ़ना है। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। अब सवाल यही है कि ये थ्योरी क्यों इंपॉर्टेंट है, इस थ्योरी का इंपॉर्टेंस बेसिकली है क्या, किन मायनों में ये थ्योरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आज थोड़ा नेटवर्क ग्लिच कर रहा है ना, वेट अ मिनट। तो बैलेंस बॉन्ड थ्योरी किन मायनों में इंपॉर्टेंट है? तो पहला सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि हम यहां से किसी भी मॉलिक्यूल की हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हैं। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन कॉम्प्लेक्स का हम लोग यहां से निकाल सकते हैं। दूसरा, अगर हमें हाइब्रिडाइजेशन पता चल जाए तो मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री भी पता लगा सकते हैं। हाइब्रिडाइजेशन पता लगा सकते हैं, उस पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स की ज्योमेट्री पता लगा सकते हैं। इसके अलावा स्पिन ओनली मैग्नेटिक मूवमेंट भी, स्पिन ओनली मैग्नेटिक मूवमेंट भी हम लोग पता लगा सकते हैं। स्पिन ओनली मैग्नेटिक मूवमेंट भी कॉम्प्लेक्सेस का हमें पता लग जाता है। और तीसरा पता लगता है कि कॉम्प्लेक्स इनर ऑर्बिटल है या आउटर ऑर्बिटल, इनर और आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। तो बेसिकली हमें यहाँ इतनी चीजें पता चल जाएंगी, हाइब्रिडेशन क्या है, ज्योमेट्री क्या है, स्पिन ओनली मैग्नेटिक मूवमेंट क्या है, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है या आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है। हम इतनी चीजें यहां से पता लगा सकते हैं बाय द यूज ऑफ वैलेंस बॉन्ड थियरी। तो अगर हम वैलेंस बॉन्ड थियरी सही से समझ जाते हैं, सही से पढ़ लेते हैं, देन इट इज वेरी इजी फॉर अस टू अंडरस्टैंड ऑल दिस 4 प्रॉपर्टीज। और एक क्वेश्चन यहां से तय मानो, आप एक क्वेश्चन यहां से तय मानो, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की अगर आप तैयारी कर रहे हो तो यहां से एक क्वेश्चन आप तय मानो कि आना ही आना है। और एक क्वेश्चन मिनिमम है ना, एक से ज्यादा भी आ सकता है, एक तो मिनिमम है जो आएगा ही आएगा। हो सकता है कभी कभी 2 भी आ जाते हैं, है ना। तो आप दोनों चीजों पढ़ोगे अलग अलग चीज तरीके से। ठीक है, दोनों क्वेश्चन देखोगे, हम रिलेट करके आपको बताएंगे कि क्वेश्चन पूछने का इनका तरीका क्या हो सकता है, किस तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहले इसमें क्या है, इस थ्योरी का मेन थीम क्या है, अगर हम ये जान लें तो इस थ्योरी के बारे में फिर पूरा डिटेल पता लग जाएगा। तो पहले इसका थीम जानेंगे हम लोग कि इसमें क्या चीजें होती हैं, एंड देन जानेंगे कैसे होती है, एंड देन इनका एप्लीकेशन पार्ट पे आओगे। तो चलो वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इस थ्योरी का थीम क्या है? ठीक है, इस थ्योरी का थीम क्या है और किसने इस थ्योरी को दिया था, किसी को आइडिया? ये थ्योरी कौन प्रपोज किया? इस थ्योरी को प्रपोज करने वाले महान नायक का नाम बताइए। हु प्रपोज्ड वैलेंस बॉन्ड थ्योरी? लिनियस पाउलिंग ने प्रपोज किया। किसने प्रपोज किया? लिनियस पाउलिंग ने। लिनियस पाउलिंग ने प्रपोज किया। इन्होंने इस थ्योरी में यूटिलाइज किया कॉन्सेप्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन।
क्या यूज किया? कॉन्सेप्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। कॉन्सेप्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन का इसमें क्या किया गया है? यूज किया गया है। और इन्होंने क्या बोला? कॉन्सेप्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन में क्या यूज किया गया? इन्होंने क्या बोला कि देखो जो सेंट्रल मेटल होता है ना, सेंट्रल मेटल के पास d ऑर्बिटल्स हैं, है ना। वैलेंस शेल में देखोगे तो s p d तीनों ऑर्बिटल्स क्या होते हैं? पड़े हुए होते हैं। तो किसी हम पर्टिकुलर ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स की बात कर लें तो जो सेंट्रल मेटल होता है वो कैटायन भी हो सकता है, एनायन भी हो सकता है। बेसिकली मान लेते हैं हम लोग कैटायन एनायन कुछ भी हो, उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यही होता है n-1d ns np और nd, है ना। ये क्या होता है? दिस सेल इज कॉल्ड पेनअल्टीमेट सेल। पेनअल्टीमेट सेल, ठीक है ना, पेनअल्टीमेट सेल। n-1d ns np और nd ये चार ऑर्बिटल क्या होते हैं? वैलेंस शेल में हर मेटल के प्रेजेंट होते हैं। किसी भी ट्रांजिशन मेटल की बात करें तो होता है क्या? बेसिकली कभी कॉम्प्लेक्स हाइब्रिडाइजेशन जब करते हैं तो ये वाले डी को यूज करते हैं और कुछ कुछ कॉम्प्लेक्सेस इसको यूज करते हैं। तो आप बेसिकली देखोगे अगर इसे यूज करता है तो हम लोग बाद में बोलेंगे इनर ऑर्बिटल, और इसको यूज करेगा तो बोलेंगे आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। वो सब अभी थोड़ी देर की बात है और थोड़ी देर में आएंगी। अब सवाल ये है कि हाइब्रिडाइजेशन जब होने जाता है कॉम्प्लेक्सेस का तो इन्होंने क्या बोला कि या तो मेटल के ये तीन ऑर्बिटल अवेलेबल होंगे, देख लो, या तो मेटल के ये तीन ऑर्बिटल हाइब्रिडेशन में अवेलेबल होंगे, ये तीन, तो ये कौन हो गए? 3d 4s एंड 4p। या तो ये अवेलेबल होंगे या तो हाइब्रिडेशन में आपके ये तीन ऑर्बिटल्स अवेलेबल हो सकते हैं। ये तीन ऑर्बिटल अवेलेबल होते हैं। कौन कौन है यहाँ पे भैया? यहाँ है आपका 4s 4p और 4d, ठीक है। ये आपका हाइब्रिडेशन जब करने जाएगा कॉम्प्लेक्स में, जब हाइब्रिडेशन की बात करेंगे तो या तो 3d 4s 4p यूटिलाइज होगा या तो 4s 4p और 4d यूटिलाइज होगा। इन्होंने ये कॉन्सेप्ट में क्या क्या रखा था वन बाय वन मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूं, आप वन बाय वन देखते चलना क्या हुआ। तो ये तो सबसे पहले आप यहाँ देखो कि कॉम्प्लेक्सेस का क्या है, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब करोगे तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कॉम्प्लेक्स का आएगा। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आता है, हर मेटल का ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा, ठीक है। तो अब इसके बाद देखो इसमें हमें क्या देखना है। जब हमारा ये काम बन जाएगा तो इनके कॉन्सेप्ट पे आता है। इन्होंने क्या बोला, सारे कॉन्सेप्ट सुन लो, वन बाय वन हम लोग लिखेंगे। तो इन्होंने ये बोला कि जब कोई सेंट्रल मेटल जाता है बॉन्डिंग करने, ठीक है, जब कोई सेंट्रल मेटल बॉन्डिंग करने जाता है तो बॉन्डिंग से पहले जो सेंट्रल मेटल के ऑर्बिटल्स होते हैं वो आपस में हाइब्रिडाइज होते हैं, एनर्जी का इंटरमिक्सिंग करते हैं, मतलब रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी परफॉर्म करते हैं। मतलब कि एटॉमिक ऑर्बिटल में बॉन्डिंग नहीं होती है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट जो बॉन्डिंग होती है कॉम्प्लेक्सेस में वो प्योर डी, प्योर एस, प्योर पी ऑर्बिटल में नहीं होती है, हाइब्रिड ऑर्बिटल में होती है। और लिगेंड के अटैक करने से पहले ही जो मेटल के सेंट्रल मेटल के ऑर्बिटल्स थे, वैलेंस ऑर्बिटल, दे परफॉर्म हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है, एंड फॉर्म हाइब्रिड ऑर्बिटल, एंड लिगेंड्स फॉर्म बॉन्डिंग इन हाइब्रिड ऑर्बिटल इंस्टेड ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, ठीक है। तो एटॉमिक ऑर्बिटल से बॉन्ड नहीं बनाते हैं, किससे बनाते हैं? हाइब्रिड ऑर्बिटल से। तो अपने को यही देखना है कि वो हाइब्रिड ऑर्बिटल कैसे बने, ठीक है। तो मैं इसको साफ करके लिख रहा हूं, इनके कॉन्सेप्ट में क्या था। तो इन्होंने क्या बोला कि लिगेंड जब अटैक करता है, व्हेन लिगेंड अटैक they overlap with hybrid orbitals of सेंट्रल मेटल एटम। जो सेंट्रल मेटल एटम है उसके हाइब्रिड ऑर्बिटलों से ओवरलैप करते हैं इंस्टेड ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, इंस्टेड ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, ठीक है। एटॉमिक ऑर्बिटल से ओवरलैप ना करके किससे करते हैं? हाइब्रिड ऑर्बिटलों से करते हैं। इसका साफ साफ मतलब ये हुआ
कि लिगेंड के आने के पहले सेंट्रल मेटल ने अपनी तैयारी कर ली थी, ठीक है, अपनी तैयारी कर ली थी और तैयारी में उसने क्या बनवाया था, हाइब्रिड ऑर्बिटल बनवाया था। जब पता चला कि लिगेंड वाले रिश्तेदार आ रहे हैं तो उनको आने से पहले ही जो सेंट्रल मेटल एटम था उन्होंने अपने ऑर्बिटल में साफ सफाई करके सबको रंगैया पुतैया करवा के एक जैसा बनवा लिया था, यूनिफॉर्म कर लिया था, मतलब कि हाइब्रिड कर रखा था। तो जब लिगेंड आए तो उन्होंने एटॉमिक ऑर्बिटल में ओवरलैप नहीं किया, हाइब्रिड ऑर्बिटल में ओवरलैप किया। और क्यों किया जरा ये समझो। सपोज करो एक पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स हम ले लेते हैं, कोई भी पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स, ये ले लिया FeH2O का होल 6Cl3, मान लो ये कॉम्प्लेक्स हमने ले लिया। सपोज दैट ये कॉम्प्लेक्स हमने ले लिया। इस कॉम्प्लेक्स को पकड़ के मैं पूरा कॉन्सेप्ट आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। अब बेटा देखो, इसमें सबसे पहले इस सेंट्रल मेटल आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, मैं पूरा कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूं। इसमें आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है बताओ, सभी लोग बताओ, इसमें आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है? चलो कोई बताएगा? जिसका फर्स्ट क्लास है दे ऑल विल सब्सक्राइब दिस चैनल, और सीयूईटी प्रेप दोनों चैनल सब्सक्राइब सभी लोग जरूर कर लेना, ठीक है। तो चलो जल्दी से बताओ, ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है? +3 है ना, +3। और नॉर्मल आयरन जो हम लोग पढ़ते हैं उसका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो होता है 3d6 4s2 एंड 4p0। जो नॉर्मल आयरन है उसका एटॉमिक नंबर 26 होता है। और अगर हम इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो यही वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है। अब देखो, आयरन के यहाँ 6 वाटर आने वाले बॉन्डिंग करने, दिख रहा है ना, 6 वाटर बॉन्डिंग करने आने वाले हैं। तो अभी तो आयरन अकेला है, बॉन्डिंग तो हुआ नहीं है, यह आपका एटॉमिक ऑर्बिटल्स है, ठीक है, आयरन एटम है। अब ये पहले क्या करेगा, 3 इलेक्ट्रॉन का लॉस कर देगा। तो जब 3 इलेक्ट्रॉन का लॉस कर देगा तो बन जाएगा Fe3+। अब Fe3+ बनने के लिए बच्चों इलेक्ट्रॉन हमेशा बाहर से निकलना स्टार्ट होता है। तो पहले S के दोनों इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, गायब हो जाएंगे। उसके बाद एक इलेक्ट्रॉन D का गायब होगा। तो जो रिजल्टेंट बचा वो क्या बचा, 3d5 4s0 एंड 4p0। अब इसी स्टेट में आयरन बेचारा बॉन्डिंग करने जाने वाला है। D में 5 इलेक्ट्रॉन लेके, S में 0 इलेक्ट्रॉन लेके, P में 0, एक और जोड़ दे यहाँ पे 4d0 तो यहाँ पे क्या होगा, 4d में 0 इलेक्ट्रॉन बचा होगा। ये ऑर्बिटल लेके जाने वाला है हाइब्रिडाइज बॉन्डिंग करने। अभी बॉन्डिंग हुआ नहीं है, ये तैयारियां चल रही हैं, लिगेंड आने वाले हैं, तैयारियां चल रही हैं। अब तैयारियों में क्या होने वाला है देखो, होने वाला ये है कि अब लिगेंड आने वाले हैं। कितने लिगेंड आने वाले हैं? 6। इसका 5d जो होता है बच्चों, 5 d फुलफिल है ना, मतलब 5 में एक इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5, 5 में एक इलेक्ट्रॉन है। यहां पे एक रूम खाली है और P में 3 रूम होता है, तीनों खाली है। D में 5 रूम होता है और 5 क्या है, खाली है। 1 2 3 4 5, इधर 1 2 3, इधर 1। 3D का एक भी रूम अवेलेबल नहीं है, 5 रूम क्या है, ऑलरेडी रेंटल है, ठीक है, कोई रह रहा है। S खाली है, 4p पूरा खाली है एंड 4d भी पूरा क्या है, पूरी तरीके से खाली है। अब सवाल ये आया कि भैया 6 लिगेंड आ रहे हैं, पानी तो लिगेंड है और पूरा एक पेयर लेके आएगा, मतलब पूरा का पूरा एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन लेके ही आएगा। जब भी लिगेंड आएगा पूरा एक पेयर लेके आएगा। और अकॉर्डिंग टू पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल किसी एक ऑर्बिटल में 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे और दोनों का स्पिन अपोजिट होना चाहिए। दोनों का स्पिन क्या होना चाहिए, अपोजिट होना चाहिए, और 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे नहीं। तो इनमें तो इलेक्ट्रॉन भर नहीं सकते, भर सकते हैं क्या? देखो ये 5 में एक इलेक्ट्रॉन पहले से है और 2 ठोर डाल दोगे तो एक ऑर्बिटल में क्या हो जाएगा, 3 इलेक्ट्रॉन। और 3 इलेक्ट्रॉन होने का मतलब किसका रूल वायलेट हो गया, बोलो। एक ऑर्बिटल में अगर 3 इलेक्ट्रॉन भर गए तो किसका रूल का उल्लंघन हुआ है, किस रूल का वायलेशन हुआ है बच्चों, जल्दी बताओ किस रूल का वायलेशन हुआ? अगर एक ऑर्बिटल में 3 इलेक्ट्रॉन भर गए तो विच रूल इज गेट वायलेटेड, मतलब उल्लंघन हुआ है।
जब एक ऑर्बिटल में 3 इलेक्ट्रॉन भर जाएंगे? जल्दी से बताओ। अगर किसी एक ऑर्बिटल में 3 इलेक्ट्रॉन भर गए तो कौन से रूल का वायलेशन हुआ? अभी ने हुंड्स रूल बताया। और कोई? हुंड रूल का वायलेशन होगा, पाउली का होगा, सौम्या ने पाउली बताया, हाँ रजनी ने हुंड बताया। क्यों बेटा ऐसे होगा? 3 ही तो रूल है, हुंड्स का रूल है, पाउलिस का रूल है और अबाउस प्रिंसिपल है। उन्हीं 3 में से कोई एक होगा जो गड़बड़ होगा। और कोई नहीं बता सकता है? और कोई? कोई बता रहा है क्या? हुंड रूल का? अरे नहीं भाई साहब, पाउलिस का। अभी तो मैंने बताया कि एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, पाउलिस का प्रिंसिपल है, हुंड का नहीं है। तो अकॉर्डिंग टू पाउलिस एक डब्बे में मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन रहेंगे, दोनों का स्पिन अपोजिट होगा। तो पाउलिस रूल का वायलेशन होने वाला है, ठीक है। हुंड रूल वायलेट नहीं होगा, पाउलिस का रूल वायलेट होगा। तो हमें क्या पता चला? अब डब्बे एक एक भरे हैं तो इनको यूज नहीं करना है। कितने लोग आ रहे हैं? 6 लोग। तो हमें 6 डब्बे चाहिए, 6 रूम पूरा चाहिए ना अवेलेबल। तो 6 रूम देखो, 1 2 3 4 यहाँ से हो गए और 2 डी से। तो यहीं पे क्या होता है, एक एस का, 3 ऑर्बिटल पी का, 2 ऑर्बिटल डी का ले लेंगे, हो गया हाइब्रिडाइजेशन। 6 डब्बे अवेलेबल हैं, 6 लिगेंड आ रहे हैं, तो sp3d हाइब्रिडाइज हो जाएगा। ये पहले आपस में इंटरनली क्या करते हैं, हाइब्रिडेशन परफॉर्म कर लेते हैं। और जब इंटरमॉलिक्यूलर मतलब इंटरनली हाइब्रिडेशन कर लेंगे उसके बाद लिगेंड आता है। अब देखो ना क्यों क्या फायदा होता है। आप लोग सारे क्वेश्चन के आंसर करना, मैं 1 बाय 1 क्वेश्चन पूछ रहा हूं। सबसे पहले एटॉमिक ऑर्बिटल और हाइब्रिड ऑर्बिटल में, ठीक है, एटॉमिक ऑर्बिटल और हाइब्रिड ऑर्बिटल किसमें बॉन्डिंग ज्यादा स्ट्रांग होगा अगर लिगेंड ओवरलैप करेगा? तो बताइए। अगर कोई हाइब्रिड ऑर्बिटल है और एक आपका एटॉमिक ऑर्बिटल है तो किस केस में बॉन्डिंग ज्यादा मजबूत होगा, हाइब्रिड वाले केस में या एटॉमिक वाले केस में? बताओ, हाइब्रिड वाले केस में या एटॉमिक वाले केस में? बताइए सभी लोग, बताइए किस केस में? सेंट्रल मेटल एटम undergo hybridization of atomic orbitals before bonding with ligand। हाइब्रिड का, एटॉमिक का नहीं, हाइब्रिड का। हाइब्रिड में हमेशा बॉन्ड मजबूत होगा क्योंकि हाइब्रिड ऑर्बिटलों की एनर्जी यूनिफॉर्म होती है। तो ऑलवेज हाइब्रिड ऑर्बिटल्स फॉर्म मोर स्ट्रॉन्गर बॉन्ड देन एटॉमिक ऑर्बिटल, इसीलिए हाइब्रिडेशन होना होगा। यहाँ पे हाइब्रिडाइज करेगा तो आसान रहेगा, ठीक है। अब देखते जाओ, सेंट्रल मेटल एटम क्या करता है, पहले हाइब्रिडेशन परफॉर्म करता है लिगेंड से बॉन्डिंग के पहले, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट ये था, अब तीसरा पॉइंट क्या हो गया, ठीक है, कितने ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज होंगे, ठीक है, कितने ऑर्बिटल्स हाइब्रिडाइज होंगे। पहला पॉइंट आपने ये देखा कि सेंट्रल मेटल एटम जो होता है, जो कॉम्प्लेक्स बनते हैं, दे आर फॉर्म्ड बाय ओवरलैपिंग ऑफ लिगेंड एंड मेटल हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। सेंट्रल मेटल बॉन्डिंग से पहले ही एटॉमिक ऑर्बिटलों का हाइब्रिडाइजेशन करा देता है, ठीक है। तीसरा पॉइंट देखो क्या है, नंबर ऑफ ऑर्बिटल hybridized equal to coordination number of central metal atom। उतने ही ऑर्बिटलों का हाइब्रिडाइजेशन होगा जितना उसका कोऑर्डिनेशन नंबर होगा। अगर 2 लिगेंड आ रहे हैं तो 2 ही ऑर्बिटल की जरूरत है, 2 ही ओवरलैप करेंगे। 3 लिगेंड आएंगे तो 3 ऑर्बिटल में आपस में ओवरलैप होगा। 4 आएंगे तो 4 में आपस में ओवरलैप होगा। 5 आएंगे तो 5 में, 6 आएंगे तो 6 में। मतलब जितने ऑर्बिटल चाहिए
वो कोऑर्डिनेशन नंबर के बराबर होने चाहिए, क्योंकि एक लिगेंड को एक डब्बा पूरा चाहिए होता है। तो अगर मान लो 2 लिगेंड है तो 2 ही ऑर्बिटल चाहिए, s और p का हाइब्रिडाइजेशन होगा। 3 है तो 1 s और 2 p का, 4 है तो 1 s और p 3 का, ऐसे हाइब्रिडाइजेशन होता है। तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स हाइब्रिडाइज इक्वल टू कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम। ठीक है, जब हाइब्रिडेशन हो जाएगा तो लिगेंड ओवरलैप विथ ligands overlap with hybrid orbital and form coordinate bond with central metal atom। ठीक है, अब क्या आता है, लिगेंड जो ओवरलैप करेगा किसके साथ, हाइब्रिड ऑर्बिटल के साथ, और बना लेगा कोऑर्डिनेट बॉन्ड विद सेंट्रल मेटल एटम। यही आपका कोऑर्डिनेट बॉन्ड की वजह से पूरे कॉम्प्लेक्स एग्जिस्ट करते हैं। तो ये 4 बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। पहला, बॉन्डिंग जो होता है वो हाइब्रिड ऑर्बिटल में होता है, ना कि एटॉमिक ऑर्बिटल में होता है। वीबीटी का पहला कॉन्सेप्ट क्या था, यही था, बॉन्डिंग इन कॉम्प्लेक्सेस टेक्स प्लेस, बॉन्डिंग इन complexes takes place in between central metal atom and ligand, है ना, ligand in hybrid orbitals, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स में होता है। दूसरा, सेंट्रल मेटल एटम पहले ही हाइब्रिडेशन परफॉर्म कर लेता है, लिगेंड के आने के पहले ये काम हो चुका होता है। तीसरा, कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे, जितना उसका कोऑर्डिनेशन नंबर होगा। चौथा, जब हाइब्रिडेशन हो जाएगा तो लिगेंड आके ओवरलैप करेगा और बॉन्डिंग हो जाएगी। दैट इज वेरी इजी। ठीक है, ये थ्योरेटिकल पार्ट था। अब जो आपको दिमाग लगाना है वो पार्ट, वो सबसे आसान है और वो आपको चुटकी में समझ में आएगा। ठीक है, वो आपको क्या होगा, चुटकी में समझ में आएगा। अब बस देखते जाना, अच्छे से देखना, बस आप सभी लोग अच्छे से देखो कैसे होता है। कुछ नोट बातें हैं जो आपको बता दूं और फिर आपको पहचानना सिखाऊंगा इनर आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स और मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। देखो बच्चों, सबसे पहले हम लोग को क्या करना है कि कितने लिगेंड होंगे तो क्या हाइब्रिडाइजेशन होगा, पहले टेबल बनाना है। एंड देन हाइब्रिडेशन का मैकेनिज्म देखना है, कैसे हाइब्रिडेशन फॉलो होता है। तो 1 बाय 1 करेंगे। चलो सबसे पहले बना लो टेबल। ठीक है, तो यहां पे हम लोग लिखेंगे सबसे पहले कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है। ठीक है, कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है, हाइब्रिडाइजेशन क्या है और उसमें कौन कौन से ऑर्बिटल्स यूज हुए हैं। ठीक है, कौन कौन से ऑर्बिटल्स यूज होते हैं। देन उसकी जियोमेट्री क्या होगी, कॉम्प्लेक्स की जियोमेट्री क्या होगी और एग्जांपल्स क्या होंगे। ठीक है, एग्जांपल्स क्या होंगे। ये कॉम्प्लेक्स की बात हो रही है, ये नॉर्मल कंपाउंड्स की बात नहीं हो रही है, ये बात हो रही है कॉम्प्लेक्सेस की। और ये चारों ट्यूबुलर फॉर्म आपको याद करके रखने की जरूरत है। यही हमारा रेफरेंस टेबल होगा, इसी को देख के हम ज्योमेट्री कॉम्प्लेक्स के हाइब्रिडेशन कॉम्प्लेक्स से बताएंगे। ठीक है ना, देखो sp है ना, तो हम यहाँ पे मान लेते हैं कि जो हमारा न्यूक्लियर एक्सिस है, मॉलिक्यूलर एक्सिस, वो z को हम लोग मान लेते हैं मॉलिक्यूलर एक्सिस, है ना। मॉलिक्यूलर एक्सिस कौन है, z। सपोज कर लो मॉलिक्यूलर एक्सिस z है, x भी मान सकते हो, y भी, बट मोस्ट ऑफ द बुक में आपको z को मॉलिक्यूलर एक्सिस माना गया है, तो हम भी वही मान के चलेंगे। तो यहाँ पे एक s लगेगा और लगेगा pz। ज्योमेट्री पक्का से लीनियर होगा, है ना, लीनियर होगा क्योंकि मेटल एक लिगेंड इधर एक लिगेंड इधर। ठीक है, और इसका एग्जांपल है AgNH3 का होल ट्वाइस मोनोपॉजिटिव। ये आपका लीनियर कॉम्प्लेक्स है, बहुत ही आसान है, लीनियर कॉम्प्लेक्स ये बनता है, वेरी इजी। ठीक है, दूसरा आपका हाइब्रिडेशन होगा sp2। तो sp2 में क्या होगा, s pz और px। यहां बनेगा ट्राइगोनल
प्लेनर। तो ट्रायंगुलर प्लेनर कॉम्प्लेक्स क्या होते हैं? एम, ये एंगल सबके बीच में हम सबको पता है कितना होता है ट्रायंगल के बीच में एंगल बच्चों? 120। ये जो एंगल है वो कितना है? 120, ठीक है। और इसका एग्जांपल है अपने पास HgI3 माइनस, ये आपका ट्रायंगुलर प्लेनर कॉम्प्लेक्स होता है HgI3 माइनस। तीसरा है आपका, मैंने एक चीज इतना भूल गया, यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर भी जगह है क्या? यहाँ अगर जगह है तो कोऑर्डिनेशन नंबर लिख लो बच्चों। कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पे 2, यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर 3, यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर 4। तो 4 कोऑर्डिनेशन नंबर में एक sp3 होता है जिसमें एक s, px, py और pz लगता है, ठीक है। और इसका एग्जांपल है आपका टेट्राहेड्रल, आपका मॉलिक्यूल है, जो कॉम्प्लेक्स होगा वो टेट्राहेड्रल होगा। चारों लिगेंड टेट्राहेड्रल अरेंज होते हैं और आप सबको पता है टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के बॉन्ड एंगल कितना होते हैं? 109 डिग्री 28 मिनट। ये कैसा ज्योमेट्री है? टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल है। और टेट्राहेड्रल के एग्जांपल बहुत ढेर सारे हैं, ठीक है। टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के अगर हम एग्जांपल की बात करें तो आप देखोगे COCl4 2 माइनस, ZnCl4 2 माइनस, है ना, NiCl4 2 माइनस, these all complexes are tetrahedral, ठीक है। ऐसे ही NiCO4, these complexes are tetrahedral, completely tetrahedral complexes है। और भी हैं बट अब एग्जांपल में तो बहुत सारे हैं, आप ज्योमेट्री जब निकालोगे तो आपको खुद ही आएगा, ठीक है। अभी इसका और बताता हूं मैं, अभी sp3 हो गया, अभी और बताता हूं। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में 3 केस होता है, ये पहला केस है कोऑर्डिनेशन नंबर 4 का, दूसरा केस बताऊंगा अभी, और तीसरा केस। दूसरा केस है D3S का, और तीसरा केस होता है DSP2 का। 1 बाय 1 अभी जगह नहीं है हमारे पास, इसको मिटाऊंगा फिर बनाऊंगा। जल्दी से छापो इस टेबल को, ये टेबल बस आपको याद रखना है, इस टेबल को बस आपको क्या करना है? अच्छे से याद रखना है। टेबल भूलना नहीं है किसी भी कीमत पे, ठीक है, टेबल मत भूलना। अब ये दोनों केस, एक केस हो गया ना, बाकी तीनों केस आपको बताता हूँ। हर केस एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है, हर केस के बारे में हम लोग गहरी छानबीन करेंगे। सभी लोग बेटा वीडियो को लाइक कर दो और एक बार शेयर जरूर मार दो, ठीक है। जो भी बच्चे कॉलेज वाले हैं उन सबको पता होगा कि क्लासेस बंद हो गई, अब 2 जनवरी से पहले क्लास नहीं चलेंगी आपकी, तो मैं यहाँ सब लाइव पढ़ा दूंगा बिकॉज आई एम अवेलेबल हियर। सो आपका जितने दिन छुट्टी होंगे कॉलेजेस में, हर दिन मैं पूरा कोर्स आपका कंप्लीट करवा दूंगा। 10 दिन में हो सकता है कोऑर्डिनेशन खत्म ही हो जाए, ठीक है। तो हम रहेंगे इधर, बाकी लोग का देखा जाएगा। तो इसको मैं साफ कर लूँ। अब 4 वाले को मैं फिर से एक बार लिखना पसंद करूंगा, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 वाले को मैं एक बार और लिखूंगा, क्योंकि अलग अलग कॉम्प्लेक्सेस में अलग अलग चीजें हैं, ठीक है। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो टोटल 3 केसेस बन सकते हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में अभी मैंने आपको दिखाया, पहला केस sp3 का है, दूसरा केस D3S का है, और तीसरा केस है DSP2 का, है ना, DSP2 का। ये 3 केसेस हैं, ये 3 केसेस हैं, सभी लोग देख लो 3 केसेस। पहला केस ऐसा आपने देखा, यहां पे S, PX, PY और PZ था, ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल था, और हमने ढेर सारे एग्जांपल भी लिखे, और भी एग्जांपल थे उसको भी हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं। जैसे आपने देख लो MnBr4 2 माइनस, है ना, ये आपके क्या है? टेट्राहेड्रल एग्जांपल्स हैं, ठीक है। ऐसे ही आप लिख सकते हो, और भी एग्जांपल में NiCO4 तो लिख ही दिया था। ये सब टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। अब D3S में कौन कौन से ऑर्बिटल इन्वॉल्व होते हैं? एनीवन? कोई ऐसा जिसको पता हो D3S में कौन कौन से ऑर्बिटल इन्वॉल्व होते हैं? कोई हो जो बता सकता हो तो बताओ।
D3s में कौन कौन से ऑर्बिटल इन्वॉल्व होते हैं, जल्दी से बताओ जिसको पता हो। D3s में पढ़ा हो तो ठीक, नहीं पढ़ा हो तो मैं बताऊं। D3s में कौन कौन से ऑर्बिटल होते हैं बच्चों, जल्दी से शेयर करो, एनीवन जिसको पता हो। dx dy dz अबे गल है, dx y z होता ही कहाँ है, dxy dyz dzx और एक s, ठीक है। और ये भी टेट्राहेड्रल होते हैं, ये भी टेट्राहेड्रल ही होते हैं। इनके एग्जाम्पल हैं मैग्नेट आयन KMnO4 माइनस, क्रोमेट आयन CrO4 2 माइनस, ये आल्सो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस हैं। ये दोनों भी क्या है, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स ही हैं, ये दोनों टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, बट इनका हाइब्रिडेशन क्या होता है, D3s होता है। दे हैव D3s। ऑर्बिटल पूछा गया है बेटा, 3D तो पूरा का पूरा बता दिया ना, 3D पूरा का पूरा नहीं बताना, मतलब बेटा BSc फर्स्ट सेमेस्टर का बता रहा हूँ, थर्सडे फ्राइडे और सैटरडे चलता है, ठीक है, थर्सडे फ्राइडे और सैटरडे नोट कर लो। और sp3d जब करने जाओगे तो यहाँ पे कहानी बदलेगी, और यहाँ पे कहानी होगा d लगता है x स्क्वायर टू y स्क्वायर और एक s pz और px। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे बहुत अच्छे से याद रखना, ठीक है, बहुत अच्छे से याद रखना। और इसका एग्जांपल है स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री। पहले यहाँ पे स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री होता है, ठीक है। तो जब कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा तो ज्योमेट्री हमेशा स्क्वायर प्लेनर होगा, सेंट्रल मेटल है और 4 बॉन्ड इंटरलिगेंट के साथ। दिस इज स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स। और इसके एग्जांपल आपके पास ढेर सारे हैं, NiCN4 2 माइनस, PtNH3 का होल ट्वाइस Cl2। इसके अलावा जितने भी हैं AuCl4 3 माइनस, सॉरी मोनो माइनस 1 माइनस। इसके अलावा जितने भी आप 4D 5D कॉम्प्लेक्सेस है, सब कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में यही बनाते हैं, स्क्वायर प्लेनर ही बनाते हैं। तो दीज आर स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में ये स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, ठीक है, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। तो ये आपके कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में 3 पॉसिबिलिटीज हैं, 2 टेट्राहेड्रल के और एक स्क्वायर प्लेनर के, और सब में ऑर्बिटल देखो, सबके ऑर्बिटल्स क्या है बच्चों, अलग अलग हैं। तो थोड़ा इस चीज को अच्छे से ध्यान में रखना, गलती नहीं होना चाहिए, गलत करने का कोई संभावना होना नहीं चाहिए, ठीक है। बन गया, आगे चले। देखो नेक्स्ट 4 के बाद 5 में आ जाओ, इसको मिटाना पड़ेगा अपन को। 4 के बाद 5 में जब कोऑर्डिनेशन नंबर 5 हो जाएगा तो, और उसके भी एग्जांपल्स हैं, ठीक है, अपने पास सारे एग्जांपल। देखो कोऑर्डिनेशन नंबर 5, अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 5 रहा तो क्या क्या केस बन सकता है, एक बन सकता है sp3d और दूसरा बनता है dsp3। ये 2 पॉसिबिलिटीज है, sp3d और dsp3। दोनों पॉसिबिलिटीज को हम लोग 1 बाय 1 यहाँ पे देखने वाले हैं कि कौन सी पॉसिबिलिटी हाई है और कौन सी पॉसिबिलिटी लो है, और वो भी अलग अलग कॉम्प्लेक्स की अलग अलग होती है, किसी को हाई लो कहना ज्यादा उचित होगा नहीं, ठीक है। तो देखते हैं किसमें कौन से ऑर्बिटल लगेंगे और किसकी क्या ज्योमेट्री हो जाएगी, इसके बारे में बात करते हैं। चलो देखो, sp3d जब होता है तो ऑर्बिटल लगते हैं एक s, px, py एंड pz, और जो d लगता है वो dz स्क्वायर लगता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, dz स्क्वायर है ना, dz स्क्वायर। देखो dz स्क्वायर क्यों लगा, क्योंकि ज्योमेट्री है इसका ट्राइगोनल बाय पिरामिडल, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, ठीक। तो TVP क्या होता है, ये होता है, दिस इज कॉल्ड ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। मेटल यहां होगा,
एक लिगेंड इधर, एक लिगेंड इधर, ये दिस इज कॉल्ड ट्रायंगुलर बाई पिरामिडल। और डी जेड स्क्वायर का शेप आप लोग जानते होंगे, ये ऐसे होता है। डी जेड स्क्वायर में ऐसे कॉलर लगा होता है ना, ये डी जेड स्क्वायर का शेप है। तो जो जेड स्क्वायर ऑर्बिटल है वही यही पाए जाते हैं, ठीक है, ये यही पाया जाता है, डी जेड स्क्वायर ऑर्बिटल यही पाया जाता है। एक्चुअली आपको मैं यहाँ बता दूं कि दिस ऑर्बिटल इज एक्चुअली मेड अप ऑफ टू ऑर्बिटल, sp2 और pd से, ये दो से मिक्स होकर बना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से देख लेना। sp3d जो हाइब्रिडाइजेशन है, ये दो टाइप के हाइब्रिड ऑर्बिटल से मिलकर बना है। एक आपका sp3 है, एक आपका sp2 एंड प्लस pd है ना, pd। तो जो sp2 होता है उससे क्या बनता है, ट्रायंगल। जो ट्रायंगल बना है sp2 से बना है। और एक p और d ऑर्बिटल क्या है, वो अलोंग द एक्सिस है, वर्टिकल जो दिख रहा है ना, वर्टिकल है, यही है। तो डी जेड स्क्वायर और पी जेड नीचे होता है, ठीक है। तो जेड एक्सिस ये होगा तो ये आपका होगा, ठीक। तो कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि जो हमारा ये ऑर्बिटल है वो किन किन से मिलकर बना है। तो दीज आर फाउंड बाय मिक्सिंग ऑफ टू ऑर्बिटल्स। कौन कौन से, sp2 प्लस pd मिक्सिंग, दो टाइप का मिक्सिंग की वजह से, इसलिए एक ट्रायंगल बनाता है, एक लीनियर, pd लीनियर और sp2 ट्रायंगल बनाता है, ठीक है। होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा ये चीज। अब इसके एग्जांपल देखो, इसके एग्जांपल है FeCO5, FeCO5 नहीं, FeCO5 इसका नहीं, सॉरी, FeCO5 में भी आएगा, इसका नीचे लगा sp3d। अब जरा बताओ sp3d का कोई एग्जांपल आपको दिखाई दे रहा है, sp3d ये है Cu Cl5 3 नेगेटिव, sp3d कॉम्प्लेक्स, ठीक है। और जो दूसरा वाला है हमारा dsp3, इसमें लगता है d x स्क्वायर टू y स्क्वायर और यहाँ पे s px और py, ठीक है, px py और pz। तो यहाँ का जो डी ऑर्बिटल है बेटा वो बदल गया, यहाँ का dz स्क्वायर था बट यहाँ क्या हुआ, x स्क्वायर टू y स्क्वायर, बिकॉज दिस ज्योमेट्री इज स्क्वायर पिरामिडल, स्क्वायर पिरामिडल होता है, ये स्क्वायर पिरामिडल ज्योमेट्री बना लेता है। तो स्क्वायर पिरामिड क्या होता है हम सब जानते हैं कि स्क्वायर पिरामिड ये है, देखो ये स्क्वायर बना और इस पे एक पिरामिड, ठीक है। तो ये जो बनता है इसी को हम लोग बोलते हैं स्क्वायर पिरामिडल। अब अभी आपको बताऊंगा यहाँ पे डी ये वाला क्यों लगा, ये देखो स्क्वायर पिरामिड बन गया है ना, इधर से पिरामिड इधर से पिरामिड, ये आपका स्क्वायर पिरामिडल है। मतलब कि एक स्क्वायर ये होगा, ये स्क्वायर होगा, इसी के ऊपर एक क्या कर दो, ऐसे मार्कर रख दो, कहाँ गया मार्कर, ये स्क्वायर के ऊपर हमने क्या रख दिया, प्लेन, ठीक है। अब इधर से पिरामिड ऐसे लगा दो, एक पिरामिड, फिर इसको इधर से लगा दो पिरामिड, ठीक है। तो एक ही प्लेन पे ऐसे पिरामिड लगेंगे तो इसको स्क्वायर, देखो ऐसा लगा स्क्वायर पिरामिड, ठीक है। अब स्क्वायर बनाने का काम किसका है, डी एक्स स्क्वायर टू वाई स्क्वायर का, क्योंकि इसका जो शेप होता है ऐसा होता है ना, इसका शेप ऐसा होता है। देखो स्क्वायर बना रहा है कि नहीं बना रहा है, एक स्क्वायर बनाता है, ये स्क्वायर बनाता है और ये आपके ऑर्बिटल्स बॉन्ड बनाते हैं, तो ये स्क्वायर पिरामिडल होते हैं, ठीक है, स्क्वायर पिरामिडल। और इसके एग्जांपल है आपके पास कार्बोनिल वाले FeCO5, दीज आर स्क्वायर पिरामिडल। तो अपने को मिलेगा स्क्वायर पिरामिडल, स्क्वायर बाई पिरामिडल, हर टाइप मिलेंगे आपको, ये 1 by 1। समझ आया, समझ आया तो हिट लाइक करो, वीडियो लाइक करिए सभी लोग अगर समझ आ रहा है तो। बताइए सभी लोग। ये समझ आ गया। अगला आखिरी हाइब्रिडेशन बचा अपने पास, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 वाले का।
कोऑर्डिनेशन नंबर 6 वाले का। ये आपको रेफरेंस टेबल याद करके रखना है कि क्या हाइब्रिडाइजेशन से क्या ज्योमेट्री कौन से ऑर्बिटल लगते हैं। ये रेफरेंस आपको जरूर से याद होना चाहिए, कंपलसरी याद होना चाहिए, ठीक है, मस्ट है, याद रहना चाहिए। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में दो हाइब्रिडाइजेशन पॉसिबल है, एक sp3d2 और दूसरा d2sp3। ये दोनों इंटरेस्टिंग है, sp3d2 और d2sp3। और आप बेटा देखोगे कि यहाँ पे जो d लगता है वो d x² टू y² और d z², दो d है ना। फिर आपके s px py और pz तीनों, और इसको हम लोग बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल, ठीक है। ज्योमेट्री क्या होता है इसका, ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल का मतलब होता है ये 8 हेड वाला, है ना, ये ऊपर भी और नीचे भी, दिस इज कॉल्ड ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री, इसके बहुत सारे एग्जांपल हैं, असंख्य एग्जांपल आपको मिल जाएंगे। FeH2O का होल 6 2+, ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। इसमें भी यही होता है, सब कुछ सेम होता है, ठीक है। यहाँ पे dx² टू y² ही होता है और d z² s होता है, px py और pz होता है। ज्योमेट्री भी ऑक्टाहेड्रल ही होता है, सेम ज्योमेट्री होता है। एग्जांपल्स बदल जाएंगे, यहाँ पे एग्जांपल आपको मिलेगा CONH3 का होल 6 3 पॉजिटिव, ठीक है। और एग्जांपल मिल जाएंगे आपको FeCN6 यहाँ पे FeCN6 और उसके बाद क्या हो जाएगा 4- FeCN6 4-। ये सब आपके क्या होंगे, एग्जांपल अलग है, ये इसका एग्जांपल, ये इसका एग्जांपल है, बट दोनों की ज्योमेट्री सेम होती है। और हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है, सेम। अभी दोनों में बोलोगे सर तो दोनों हाइब्रिडाइजेशन सेम ही तो हुआ ना, जब सब सेम है तो नहीं। आगे भी बताऊंगा, देखना दोनों को जैसे बहुत बड़ी प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है। एक जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है ना वो पूरी तरीके से चेंज हो जाएगी, तो देखेंगे बहुत बड़ी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी में चेंज आती है। तो ये मत कहना कि दोनों सेम है सर, सेम नहीं है, दोनों की वजह से पूरी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, स्टेबिलिटी, बहुत कुछ बदल जाता है। और आपको दिखाऊंगा अभी तुरंत। ये पूरा टेबल सबको समझ आ गया, छाप लिए सारा टेबल, सबको क्लियर है ना। हमें ये टेबल आपके एक पन्ने पे बना के अपने दरवाजे, दीवार, बेड जहां सोते वहां चिपका लेना, पूरा एक फुल टेबल बना के। यही टेबल अपने काम का है, ये टेबल फुल काम का है, ठीक है, पूरे तरीके से काम का है। अब हेडिंग डालना है स्टेप्स टू फाइंड आउट हाइब्रिडाइजेशन इन कॉम्प्लेक्सेस। अब आपको स्टेप्स बताऊंगा जिससे हमें पता चल जाएगा कि कॉम्प्लेक्स कैसे बनते हैं और कॉम्प्लेक्स क्या होते हैं। तो नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स फाइंडिंग आउट स्टेप्स टुवर्ड्स फाइंडिंग आउट हाइब्रिडाइजेशन इन एनी कॉम्प्लेक्स। किसी भी कॉम्प्लेक्स में हाइब्रिडाइजेशन पता लगाने के लिए जो जो रूल्स है वो आपको बताने वाला हूं 1 by 1, ठीक है। तो चलो 1 by 1 देखते हैं, 1 by 1 चलो आपको बताते हैं कैसे होता है। स्टेप्स टू फाइंड आउट हाइब्रिडाइजेशन इन कॉम्प्लेक्सेस। कुछ सिंपल स्टेप्स हैं, कुछ बातें यहाँ याद करनी पड़ेंगी क्योंकि आपने अभी तक स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज नहीं पढ़ा है, तो वो बातें अभी मैं आपको बता दूंगा। अब आपको वो याद करके चलना पड़ेगा। देखो बच्चों, ये जो लेक्चर्स हैं, जो हमारे लेक्चर्स होंगे, दीज लेक्चर्स आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन एज वेल एज सेमेस्टर एग्जामिनेशन। तो मैं पूरा कोऑर्डिनेशन कवर कर रहा हूँ, इंस्टेड ऑफ ओनली सेलेक्टेड टॉपिक आई एम कवरिंग द होल सिलेबस ऑफ कोऑर्डिनेशन, ठीक है। बेसिक से लेकर पूरा एडवांस लेवल तक लेकर जाऊंगा। अभी आप वीबीटी में देख पा रहे होंगे कि मैं ऊपर का लेवल लेना स्टार्ट कर दिया हूं, तो आगे आप पूरे लेवल का केमिस्ट्री यहाँ पे सॉल्व कर ले जाओगे। तो दीज लेक्चर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू, ठीक है। तो चलो फाइंड करते हैं स्टेप्स टू फाइंड आउट हाइब्रिडाइजेशन। स्टेप्स टू फाइंड आउट हाइब्रिडाइजेशन। सबसे पहली चीज, जब हाइब्रिडाइजेशन निकालने जाना उससे पहले क्या क्या कर लेना है वही आपको इस रूल में मैं आपको सिखाने वाला हूं, ठीक है ना। इस रूल में मैं आपको यही सिखाने वाला हूं कि जब हाइब्रिडाइजेशन निकालने जाएंगे
तो हमें क्या क्या प्रिकॉशंस लेके चलने हैं और कौन कौन से बातों को ध्यान में रखना है। तो सबसे पहला रूल आप ये लिखना कि राइट डाउन बॉक्स डायग्राम विथ वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ऐसे राइट डाउन वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन विथ बॉक्स डायग्राम, ऐसे सही रहेगा ना। राइट डाउन वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन विथ बॉक्स डायग्राम। सबसे पहला काम आपको यही करना है, ठीक है। जो भी कॉम्प्लेक्स हम आपको देंगे, आपको उसका करना क्या है, सबसे पहले जब कॉम्प्लेक्स दिया तो पहला काम क्या करना, वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना और डब्बा बना के डब्बे में इलेक्ट्रॉन भर देना। ऐसे जैसे मान लो मैंने आपको एक कॉम्प्लेक्स दे दिया, दो कॉम्प्लेक्स के साथ लेके चलूंगा। पहला है FeH2O का होल 6Cl2, ठीक है। और दूसरा लेके चलेंगे FeCN6, ठीक है, K4FeCN6। ये दो कॉम्प्लेक्स मैं एक साथ लेके चलूंगा। क्यों लेके चल रहा हूं, उसका एक अपना पर्पस है, अभी थोड़ी देर में आपको पर्पस सॉल्व करा दूंगा, ठीक है। यहाँ पे बेटा आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, यहाँ पे आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है 2+। तो 2+ में हम सबको पता है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आयरन का क्या हो जाएगा 3d6 4s0 4p0 और 4d0। ये यहां से लेके यहां तक पूरा लिखना। क्यों लिखोगे वो भी अभी देखते जाओ, अभी आपको समझ में आया क्यों लिखा मैंने। ये मेरा कोई ऐसा शौक नहीं था, मैंने लिखा क्योंकि मुझे इसकी जरूरत है। ये मैंने D6S2 होता कि नॉर्मल आयरन का अगर लिखे होते तो ये होता 3d6 4s2 4p0 4d0, बट क्योंकि आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है तो यस के दोनों इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, उड़ गए। तो बचा क्या केवल D का। अब D में डब्बे बना लो और डब्बे बना के 6 इलेक्ट्रॉन भर लो। 1 2 3 4 5 6 भर गया। S क्लियर है और P भी क्या है पूरे तरीके से खाली, और बाहर वाला D भी क्या है, इसके 5 डब्बे खाली। तो पहला आपको ये काम कर लेना है, राइट डाउन वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन विथ बॉक्स डायग्राम। दोनों के लिए यही बनेगा, यहाँ पे दोनों के लिए यही बनेगा, क्योंकि आप सब देख लो यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कि दोनों केसेस में सेम ही ऑक्सीडेशन स्टेट है आयरन का। तो पहला स्टेप इज कॉमन, फर्स्ट स्टेप इज कॉमन, ठीक है, दोनों के लिए कॉमन रहेगा। स्टेप 2 में चलेंगे, या रूल 2 स्टेप कर लो या स्टेप कर लो, ज्यादा अच्छा है, रूल से अच्छा है स्टेप्स। स्टेप 2 यहां पे स्टेप ही कर लो, स्टेप 1 था और ये स्टेप 2 है। स्टेप 1 और स्टेप 2, जब पहला रूल आप बना लो, स्टेप बना लो, देन अब आपको जो करना है वो ये करना है कि देखना है वेदर इलेक्ट्रॉनिक रीअरेंजमेंट इज पॉसिबल और नॉट, है ना। क्या इंटरनली इलेक्ट्रॉनिक रीअरेंजमेंट पॉसिबल है क्या? अगर पॉसिबल है तो रीअरेंजमेंट कराना, और नहीं पॉसिबल है तो रीअरेंजमेंट नहीं कराना। कौन कराता है? ये लिगेंड पे डिपेंड करता है कि लिगेंड कराता है। ये पेयरिंग का काम कराना कौन सा है? लिगेंड का, ठीक है। इफ ligands like CO, Cl minus, NO2 minus, इथाइलिन डायमीन और अमोनिया, ठीक है ना, अमोनिया, देन क्या होगा? पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन n-1 d orbital will takes place. d orbitals will takes place, ठीक है, takes place। अगर किसी कॉम्प्लेक्स में इनमें से कोई हुआ, कार्बोनिल हुआ, साइनाइड हुआ, NO2 हुआ, इथाइलिन डायमीन हुआ या अमोनिया प्रेजेंट हुआ, तो जो d ऑर्बिटल है वो इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? पेयरिंग होना स्टार्ट कर देते हैं। उनमें इंटरनल रीअरेंजमेंट करना होगा, उनको पेयर करना पड़ेगा, बिकॉज दीज आर कॉल्ड पावरफुल लिगेंड्स। स्पेक्ट्रोकेमिकल से जब भी पढ़ाऊंगा आगे है वो,
वो आता है आपका CFT में, वो यहाँ नहीं पढ़ा सकते। वहां आप देखोगे बच्चों कि इन लिगेंड के प्रेजेंस में ये अंदर का जो N-1D था इसमें पेयरिंग होगा। देखो अब ये पेयरिंग इधर पॉसिबल है कि इधर पॉसिबल है, बताओ। कॉम्प्लेक्स इसको हम B मान लेते हैं और इसको मान लेते हैं A, तो दोनों में से किसी में क्या इंटरनल ऑर्बिटल्स में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो पेयरिंग होंगे? क्या होंगे? तो किस में होंगे? A में होंगे कि B में होंगे? क्या ये पेयर करना पसंद करेगा कि B वाला पेयर करना पसंद करेगा? बताओ। B में साइनाइड है, A में साइनाइड नहीं है, तो जब हम पेयरिंग का काम स्टार्ट करेंगे तो यहां पेयरिंग नहीं होगा, पेयरिंग होगा यहीं पे, है ना? पेयरिंग होगा यहीं पे। और आप देखोगे पेयरिंग की वजह से ये सारे इलेक्ट्रॉन छवों के छवों पेयर में आ जाएंगे। दो पहले से थे, 3, 4, 5 और 6। बी में क्या हो जाएगा? बी वाले में पेयरिंग होगा, है कि नहीं? बी वाले में पेयरिंग होगा, एस बचा रहेगा, पी बचा रहेगा और बाहर का डी भी बचा रहेगा। एंड दिस इज कॉल्ड 4D, 4P, 4S और ये आपका 3D है ना? तो आप इसको, मैं नीचे बनाता, नीचे मैंने जगह कम पड़ा तो मैंने यही बना दिया। तो इसमें पेयरिंग नहीं होगा क्योंकि ये लिगेंड है। पेयरिंग केवल यही करेंगे जो आपके सामने दिख रहे हैं, ये भाई लोग पेयरिंग कराएंगे, ये लोग पेयरिंग हो जाएंगे, इसमें पेयरिंग नहीं हुआ। तो स्टेप 2 में देखना है, अगर पॉसिबिलिटी है इन लिगेंड के प्रेजेंस होने के दिख रहे हैं लिगेंड, तो पहला काम करना डी में पेयरिंग करा देना, ठीक है? अगर इनके अलावा कोई और हुए तो पेयरिंग मत करवाना, क्योंकि वहां पे फिर लोचा हो जाएगा। जबरदस्ती पेयरिंग कराए हो ना, मजबूत लोग ये तो पेयरिंग कराएंगे ना, कमजोर लोग थोड़े पेयरिंग कराएंगे, है कि नहीं? मान लो तुम्हें घर में एक एक रूम मिला है, सब सिंगल सिंगल अपने रूम में रहते हो, बट कोई मतलब मजबूत रिश्तेदार या कोई पावरफुल पर्सन आ जाए तो आपको अपना रूम छोड़ के दूसरे के भाई के या बहन के रूम में जाना पड़ेगा और एक रूम खाली करना पड़ेगा, क्योंकि जो आ रहा है वो पावरफुल इंसान है, वो पूरा रूम हथिया लेगा अकेले। तो ये सब पावरफुल है, ये सब जब आते हैं तो बोलते हैं अपन को चाहिए फुल इज्जत, है ना? क्यों चाहिए फुल इज्जत? क्योंकि 2 में अकेले रहूंगा मैं, 1 में पूरा अकेले रहूंगा। घर के बच्चे मुर्गी दाल बराबर, उनको पेयरिंग करवा देता है। बट इधर वाले अच्छे लोग हैं, ये ऑलरेडी सख्त हैं, बाहर से कोई आएगा इनको फर्क नहीं पड़ना, ये पेयरिंग नहीं करेंगे। बाहर से आए हो, बाहर जाकर सो जाओ, छत पे सो जाओ, बाहर बगीचे में सो जाओ, बट अपना रूम खाली नहीं करते। बट इनके आने की वजह से रूम खाली करके पेयरिंग करना पड़ेगा, ये कहानी इनकी है, ठीक है? तो 2 काम हो गए, 2 स्टेप हो गए, बस स्टेप 3 करना है, खत्म हो गया बस तीसरा स्टेप। स्टेप 3 में क्या करना है? जितना कोऑर्डिनेशन नंबर है उतने खाली ऑर्बिटलों को हाइब्रिड कर दो। जितने खाली ऑर्बिटल हैं तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स हाइब्रिडाइज करेंगे, हाइब्रिडाइज इक्वल टू कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम। बस आपको इतना ही कर देना है। अब देखो दिख रहा है यहां पे कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? 6। यहां भी कोऑर्डिनेशन नंबर तो 6 ही है, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? 6 है। दोनों केस में कोऑर्डिनेशन नंबर 6 ही है, तो हमें तो दिख गया कोऑर्डिनेशन नंबर 6, कोऑर्डिनेशन नंबर 6, क्लियर कट। मतलब 6 डब्बे दोनों में चाहिए। अब चलो 6 डब्बे दोनों में चाहिए तो कैसे कैसे करते हैं? यहां तो एक भी खाली है नहीं अंदर वाला, क्योंकि लिगेंड आ रहा है, लिगेंड को पूरा डब्बा खाली चाहिए। इसमें पेयरिंग हुआ नहीं तो एक एक भरे हैं, तो ये तो खाली होंगे नहीं, तो इसको छोड़ना पड़ेगा, हमें लेना पड़ेगा ये 2, 3, 4, 5 और 1, ये 6। टोटल देखो कितने हो गए? 6। इसमें कौन कौन लगा है? एक S, 3 P और 2 D। हाइब्रिडेशन हो गया sp3d2, हाइब्रिडाइजेशन हो गया sp3d2 हो गया। 6 लोग चाहिए थे और अंदर क्या अवेलेबल नहीं है, बाहर के अवेलेबल है, बाहर का अवेलेबल है, 4D अवेलेबल है। तो जब बाहर का यूज करता है, इसी को बोलते हैं बाहर का डी यूज किया ना, तो आउटर ऑर्बिटल, इसी को क्या बोलते हैं? आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस। बाहर वाला यूज करोगे तो आउटर कहलाओगे, अंदर वाला छोड़ के बाहर वाले पे हाइब्रिडेशन करवाओगे तो आउटर ही तो कहलाओगे, इसीलिए आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स ये कहलाता है। और इस केस में आ जाओ, अंदर भी खाली है, देखो ये खाली है, ये खाली है, ये खाली, ये खाली, ये खाली, ये खाली, 6 हो गया। बाहर का नहीं जाना, अंदर से ही 2 मिल गया और 3, 4, 5, 6। तो जब अंदर से ही काम हो गया तो इसको D2 हो गया, फिर S और P3, D2 sp3,
इसका sp3d2, इसका d2sp3। देखो कितना आसान हो गया कि नहीं, आराम से निकाल लेगा कि नहीं ले गए, बहुत ही बेसिक तरीके से निकाल लेगा कि नहीं ले गए दोनों का। दोनों केसेस में हाइब्रिडेशन आसानी से निकाल लिए कि नहीं निकाल लिए, देखो ध्यान से निकाल लिए ना, sp3d2 और d2sp3 क्या दोनों सेम है, दोनों में कोई अंतर दिख रहा है क्या, दोनों में कोई अंतर दिख रहा है क्या, दोनों कॉम्प्लेक्स के अंदर के इलेक्ट्रॉनों में देखो कोई डिफरेंस दिख रहा है क्या, देख के बताओ कोई डिफरेंस है क्या, क्या इन दोनों में कोई डिफरेंस है क्या, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में डिफरेंस है क्या। बी का d2sp3 सही है शिवानी, एकदम सही जा रहे हो, डिफरेंस दिख रहा है क्या, दिख रहा है तो बताओ ना क्या दिख रहा है, हाइब्रिडेशन निकल चुका है, इतना ही निकालना था बस, आगे कहानी खत्म, sp3d2 d2sp3 निकल गया। अंदर का यूज करा है, अंदर का यूज करा है तो इनर ऑर्बिटल बोलेंगे इसको, अंदर का यूज किया है तो इनर ऑर्बिटल बोलेंगे इसको, ये इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बना रहा है। बाहर का यूज किया तो आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बना रहा है। दोनों में साफ कुछ दिखाई दे रहा है? हाँ सौम्या जो डाउट है बताओ। डिफरेंस देखो, यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 और ये पैरामैग्नेटिक है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है और पैरामैग्नेटिक है। यहाँ पे कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो डायमैग्नेटिक हुआ कि नहीं हुआ। मैग्नेटिज्म बदल जाता है, इनर वाले ज्यादातर डायमैग्नेटिक है या कम मैग्नेटिज्म मूवमेंट रखते हैं, उनको मैग्नेटिक मूवमेंट कम होते हैं, बट जो आउटर ऑर्बिटल होते हैं उनमें मैग्नेटिज्म हमेशा होता है, वो पैरा होते हैं और मैग्नेटिज्म हाई होता है, ठीक है, हाई होता है। हाँ अभी लो स्पिन हाई स्पिन आ रहा है। सौम्या तुम्हारा क्या प्रॉब्लम है जल्दी से बताओ, आगे चलो। दोनों में डिफरेंस दिख गया तो हाइब्रिडेशन निकालने का रूल पता चल गया ना। बस ये 3 रूल है, सरल रूल है, आसान रूल है, एकदम सिंपल रूल है। इन तीनों रूल को लगा के हाइब्रिडेशन निकाल लेंगे। पेयरिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कॉन्सेप्ट दिमाग में, स्टेप 2 भूला कहानी खत्म, पूरी कहानी खत्म, गोबर हो जाएगा, पूरा कहानी खत्म। अभी लो स्पिन हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स पढ़ा रहा हूं, समझ आया क्या, सबको समझ में आया? एवरीथिंग इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू? क्या सब कुछ क्लियर है एकदम? मजा आया? सबको मजा आया तो वीडियो को लाइक कर दो। और सभी लोग कल से डेली क्लासेस लूंगा, अब फर्स्ट ईयर वालों का भी और थर्ड सेमेस्टर एमएससी सब का क्लास। दीज ऑल लेक्चर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर नीट, जेई, आईआईटी, जेएम, नेट, जेआरएफ, गेट, किसी एग्जाम के लिए जा रहे हो, किसी कोने के एग्जाम में जाओ, ये आएगा। केपी किसी भी एग्जामिनेशन की बात कर रहे हो, तुम जा रहे हो तो क्वेश्चन आएगा, देख लेना, आएगा ही आएगा, इसको आना ही है, बस आएगा। तो आज की सभा यहीं तक, आज की सभा यहीं तक। कल हम लोग पढ़ेंगे लो स्पिन कॉम्प्लेक्स क्या होते हैं, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स क्या होते हैं, और हम किसको बोलते हैं स्पिन फ्री कॉम्प्लेक्सेस, किसको बोलते हैं स्पिन पेयर्ड कॉम्प्लेक्स, ये इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स क्या होता है, ये आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स क्या होता है, सब के बारे में हम लोग जानकारी लेंगे कल। इसका आंसर मैं आपको बता दूंगा सौम्या कि जो ए में जो ऑर्बिटल्स फील्ड नहीं है वो फिर भी क्या स्टेबल, बिल्कुल स्टेबल है। ऑर्बिटल खाली है ना, तो ऑर्बिटल तो खाली रहेगा ही ना, उसमें कोई आएगा तो भरेगा, नहीं तो खाली बैठा है, उससे स्टेबिलिटी पे कोई फर्क नहीं है, ठीक है, उनको स्टेबिलिटी से कोई फर्क नहीं है, खाली ऑर्बिटल को स्टेबिलिटी से कोई फर्क नहीं है। वैकेंट ऑर्बिटल अवेलेबल होते हैं, जब एनर्जी वो बॉन्डिंग करने जाते हैं तब एनर्जी का घटना या बढ़ना काम होता है। बॉन्डिंग करेगा तो obvious सी बात है एनर्जी क्या होगी, डिक्रीज करेगी, एनर्जी डिक्रीज करेगी तो स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। तो खाली डब्बे काम आते हैं बॉन्डिंग करने के लिए, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज क्लास। आई होप ऑल यू विल गेट व्हाट यू वांट। वीबीटी आपको समझ में आया होगा, अभी वीबीटी का आधा ही हुआ है, अभी कल की लेक्चर जो होगा उसमें और इंटरेस्टिंग चीजें होंगी। कॉम्प्लेक्सेस के हाइब्रिडेशन, कई सारे कॉम्प्लेक्स दिखाऊंगा, सबके हाइब्रिडेशन हम लोग निकाल लेंगे। उसके बाद मैग्नेटिक मूवमेंट निकालेंगे, ज्योमेट्री निकालेंगे, और इतने ही नहीं, सिर्फ ज्योमेट्री और मैग्नेटिक मूवमेंट से काम नहीं होने वाला। उसके बाद हम लोग एक्सेप्शंस भी हैं कुछ, उन सारे एक्सेप्शन को 1 बाय 1 देखेंगे कि ऐसा क्यों हुआ, ठीक है ना। पहला वाला पैरामीट्रिक है, ये सारा मैग्नेटिज्म जितना है सब कल के लेक्चर में होगा, ठीक है।
तो आज की सभा यही संपन्न होती है, अगली सभा में कल फिर मुलाकात होगी। तब तक सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों तक पहुंचा दीजिए। बैचमेट्स, एक एक बैच में 350 बच्चे हैं और सब्सक्राइबर देख रहे हैं केवल 30 आ रहे हैं। कैसे देगा रे तू एग्ज़ाम, कैसे पास होगा तू सब बताओ। एग्ज़ाम जनवरी के मिड के बाद हो जाएगा यार, जनवरी लास्ट तक एग्ज़ाम हो जाएगा। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में D5S हो सकता है बेटा, बट मुझे ऐसा कोई कॉम्प्लेक्स के बारे में जानकारी नहीं है जो कॉम्प्लेक्स आप बता रहे हो। जो लोग टेलीग्राम चैनल पे नहीं जुड़े हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, इसी में जाइए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स जो है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दिया हुआ है टेलीग्राम का लिंक, जाकर उसको ज्वाइन कर लो सभी लोग, ठीक है। फिर मिलते हैं कल। और जो हाफ फील्ड है, हाफ फील्ड तो बेटा ऐसे स्टेबल होता है ना, हाफ फील्ड फुल फील्ड क्या होता है, एक्सचेंज एनर्जी की वजह से ऑलरेडी स्टेबल होते हैं सौम्या। तो हाफ फील्ड फुल फील्ड होगा तो उनकी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होता है, ठीक है। हाँ, ये थर्ड ईयर का भी, थर्ड ईयर के बच्चे, थर्ड सेमेस्टर के बच्चे और एमएससी के बच्चे, सबका सिलेबस में ये है, सभी के सिलेबस में ये है, तो सभी के सभी जाकर जुड़ जाना, ठीक है। एमएससी सिलेबस बेटा, ये एमएससी सिलेबस में है ना, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है एमएससी के सिलेबस में, और आइसोमेरिज्म 3 दिन चल रहा है ना, कल से आइसोमेरिज्म भी चलेगा, वो एमएससी के सिलेबस में है। तो एमएससी का सिलेबस का भी चल रहा है, 3 दिन उधर चलता है बस। ये थर्ड ईयर का ही है, कोऑर्डिनेशन पूरा थर्ड ईयर में है। देखो अभी को सब ज्वाइन कर रहा है, जब लेक्चर खत्म हो गया तो सब ज्वाइन कर रहा है। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। तो मिलते हैं कल फिर, तब तक टाटा बाय बाय, गुड नाइट। वीडियो लाइक करके सबको सब्सक्राइब करा दो चैनल सबको, क्योंकि अगले 10 दिन तक तुम्हारी क्लासेस लाइव चलेंगी। कॉलेज में कोई क्लास होने वाले नहीं है, क्योंकि कॉलेज में 22 से लेकर 2 तक छुट्टी है। सो छुट्टियों का पूरा आनंद उठाया जाएगा, सिलेबस खत्म कर दिया जाएगा, ठीक है। छुट्टियों में दिन में 3-3 क्लास पढ़ाऊंगा, सिलेबस पूरा एकदम भड़ खत्म। छुट्टियों में कम से कम, जब छुट्टियां चलेंगी तो मैं इन छुट्टियों में आपको दिन में 4-4 5-5 क्लासेस चलेंगी, लाइव पढ़ाएंगे सारा, और सारा सिलेबस आपका हो सकता है जनवरी से मिड तक हम ओपी सर, निखिल सर लोग मिल के खत्म करवा दें, है ना। क्योंकि छुट्टी में हम लोग छुट्टी पर नहीं रहेंगे, वी आर ऑन फायर, ठीक है। बट फायर होने के लिए जरूरी है कि बच्चे जुड़े हैं। 2 लोग जुड़ोगे तो फायर नहीं होंगे, तो फिर फायर हो जाएंगे। तो यहीं पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स